अच्छा सर, अब एक और पास पेपर कर लेते हैं जो कि स्प्रिंग 2022 में आया था। देखें इसकी वेटेज 15 नंबर की। और अगेन मैं आपको ये एम्फेसाइज करूंगा कि भाई खुदा के वास्ते रेशियोज पे आप अच्छा खासा हाथ साफ करके जाना। और रेशियोज पे आपकी ग्रिप तब आती है जब आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल सॉल्व करते हैं। रेशियोज पे का किसी भी सवाल पे, किसी भी टॉपिक पे आपकी ग्रिप तब आती है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व करें। रोज़ एक सवाल करें, आईकेट खत्म हो जाए, मुझे बताएं, मैं आपको ICW के दूंगा, आपको ACC के दूंगा, बस सवाल दूंगा, प्लीज़ को प्रैक्टिस करें। इस सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहले बोल रहा है कि भाई 2021 के रेशियोज निकाल लें। आप 2021 के रेशियो निकाल लें ताकि आप कंपैरिजन कर पाएं 2020 से। अगेन रिक्वायरमेंट क्या, देखो ए पार्ट देखो, यहां पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको कि कंप्यूट करें QL's रेशियोज फॉर 2021 एंड कंपेयर इट विद 2020। यानी अगर आप सवाल में देखें, जो ये नंबर 1 दिया हुआ है आपको रिक्वायरमेंट के अंदर, ये जो आपकी सब इंफॉर्मेशन आई हुई है, ये देखो, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट रिपोर्ट्स सबमिटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये आपको 2020 के रेशियोज निकाल के दिए हुए हैं, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, इंटरेस्ट कवर है, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स है, और आपके पास क्रेडिट पेमेंट पीरियड है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है यानी इन्वेंट्री डेज हो गए, डेटेड टर्नओवर, एसेट टेस्ट यानी करंट रेशियो के अलावा जो हम निकालते हैं क्विक रेशियो, ये वो है। सारे रेशियो से आपकी वाबस्तगी तो वैसे ही है। अब आपने क्या करना है, इस साल के रेशियो निकाल के लास्ट ईयर से कंपेयर करना है। पहली चीज तो ये हो गई। और दूसरी चीज देखें, कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मैनेजमेंट रिपोर्ट्स प्रोवाइड रीजन फॉर वेरिएशन। अब देखें इसमें हुआ क्या, पहले मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा, फिर इस सवाल को मुझे पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। यहां पे पॉइंट नंबर 2 के अंदर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजन टेकिंग ड्यूरिंग द, यानी इस साल ये डिसीजन लिए गए हैं पिछले साल के मुकाबले में। तो आप जब 2021 के रेशियोज निकाल लेंगे और कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से, तो आपने ये मैपिंग करनी है कि किस रेशियो पे किस डिसीजन की वजह से इंपैक्ट आ सकता है या आया होगा। और वो बच्चा कर पाएगा जिसने रेशियोज को तमीज और तहजीब से सीखा है, वरना इस सवाल से अच्छी ग्रिप आ जाएगी। अगेन रिपीट कर रहा हूं, रिक्वायरमेंट क्या कह रही है, 2021 के रेशियो निकालो, उसको 20 से कंपेयर करो और देखो जो चेंज आया है वो किस डिसीजन को लेने से आया होगा, जो ऊपर आपको पॉइंट नंबर 2 में दिए गए। बात क्लियर है? तो सर सबसे पहले अगर मैं यहां पे अपने रेशियोज कैलकुलेट करूं, रेशियोज फॉर 2021, तो आपको ये बात पता है कि अगर मैं लेट्स से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो निकालूं, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होता है सर? कुछ भी नहीं, मुझे चाहिए 250 का ये, सही है जी। और मैंने कहा कि भाई मैं इसको किससे डिवाइड करा दूं, सेल से, 2150 से। तो मैंने कहा सर इसको अगर मैं इससे डिवाइड करा दूं तो मेरे पास कुल मिला के ये 12% आ गया ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अगेन कह रहा हूं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ जाए जी। अब हम कह रहे हैं इंटरेस्ट कवर निकाल लेते हैं। सर बड़ा मुश्किल तो नहीं है, ये इंटरेस्ट कवर क्या था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को ऊपर रखो। आप कहते हैं तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये फॉर्मूलाज भी लिख देता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है कैसे निकलता है भाई, हमने कहा आप सबसे पहले GP ऊपर रखते हैं और सेल्स नीचे रखते हैं, ये आ गया आपके पास ये, सही है जी। इंटरेस्ट कवर में PBIT ऊपर रखते हैं और इंटरेस्ट नीचे रखते हैं। आप कहते हैं कि आपका प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग इंटरेस्ट कितना है कि आपके इंटरेस्ट को वो कवर अप कर पाए, कितने टाइम्स। तो मैं सवाल में गया, मैंने कहा कि भाई आपके पास 162 का नेट प्रॉफिट है। तो मैंने कहा अगर मैं 162 के नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड कर दूं 35, तो मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस करने से पहले का प्रॉफिट। सर अदर इनकम मैंने रहने दी है, अदर इनकम मैंने रहने दी है। अच्छा मैंने कहा भाई ये कितनी मरतबा कवर कर सकता, तो मैंने क्या किया, टेक्निकली 162 में 35 जो माइनस हुआ था वो ऐड कर दिया और उसको डिवाइड करा दिया 35 से। ये मुझे ये बता देगा हाउ मैनी टाइम्स माई प्रॉफिट इज एबल टू सेटल इट्स इंटरेस्ट। आपने कहा 5.63 टाइम्स और लास्ट ईयर देखें 2.4 टाइम्स। आए देखते हैं आगे। फिर मैंने कहा सर आपके पास इसने रेशियो निकाल के दिया हुआ है रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स, रिटर्न ऑन
नॉन करंट एसेट्स, NCA लिख रहा हूँ मैं सिर्फ आप लोगों के लिए, सही है जी। आपने कहा नॉन करंट एसेट्स आपने नीचे रखा, इस पे रिटर्न देख रहे हो ना, और आपने प्रॉफिट ऊपर रख दिया, सही जी। और अगेन मैं यहाँ पे रिटर्न ऑन नेट नॉन करंट एसेट्स जो देख रहा हूँ, सही जी, वो ओवरऑल प्रॉफिट पे देख रहा हूँ 162 डिवाइडेड बाय, सर नॉन करंट एसेट्स आपको कितने दिए हुए हैं, सर ये 550 के ही ना, क्योंकि करंट एसेट से तो फिक्स एसेट ही आ रहा है 550, तो आपने कहा इसको इससे डिवाइड करवाया तो 29% का रिटर्न है। लास्ट ईयर कितना था 16.8, ये आ गया आपके पास। अच्छा भाई, फिर आपने कहा कि क्रेडिट पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर डेज, अच्छा क्रेडिटर डेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। क्रेडिटर डेज का डेज अगर निकाल दो, डेज निकाल दो, तो आप कहते हो नीचे रखेंगे आप परचेजेस और आप ऊपर रखेंगे एवरेज पेएबल। अच्छा मैं सवाल में जाता हूँ, अब अगर मैं सवाल में जाता हूँ बच्चों, तो मेरे पास ओपनिंग का तो डेटा नहीं है, ना परचेजेस निकालने का कोई तरीका है, ना परचेजेस निकालने का कोई तरीका है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सर अब जब ऐसी सूरत हाल होती है आपके पास, तो क्रेडिटर डेज के लिए आप मजबूरी में COGS लेते हो और सिर्फ पेएबल ले लेते हो, क्योंकि आप फिर ये अज्यूम कर रहे हैं। देखें ना, अब मुझे बताना मैं परचेजेस कैसे निकालूँ, मेरे पास इन्वेंट्री का क्लोजिंग तो है, मेरे पास इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस तो बचा हुआ, वो ओपनिंग नहीं है ना, तो मैं COGS डाल के परचेजेस निकाल लूँ। और ये भी नहीं लिखा हुआ कि भाई फॉर द ईयर में कंपनी बनी है, क्योंकि लास्ट ईयर की भी रेशियोज निकले हुए हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एवरेज पेएबल की जगह पे सिंपली पेएबल ले रहा हूँ और परचेजेस की जगह पे COGS ले रहा हूँ। और ये नॉर्म है, जहाँ आपको अवेलेबल नहीं होता वहीं ये करते हैं। तो आपने कहा पेएबल आपके पास कितना है सर, आपके पास पेएबल है 150 का, क्रेडिटर डेज की बात हो रही है तो मैंने क्रेडिटर लिए, और COGS कितनी है 1900 की। तो आपने कहा कि सर मेरे पास ये अमाउंट आ गई, और मैंने जब इसको इससे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया 365 से, सही है जी, तो मैंने कहा कि सर मेरे पास 28.28 डेज आ गए। अच्छा आप देखिएगा, पहले क्रेडिट पेमेंट पीरियड कितना था 55 डेज, अब कितना आ रहा है 28.82 डेज, यानी मैं अपने सप्लायर को ज़्यादा जल्दी सेटल कर रहा हूँ। क्या ये अच्छी बात है? अच्छी बात तब है जब आपको पैसे और जल्दी मिल रहे हों, और अगर आप इसको जल्दी सेटल कर रहे हैं तो मतलब आपके डेज़ में कमी आई है। डेज़ में कमी आने का मतलब ये है कि आप दस्ती दस्ती अपनी सेटलमेंट कर रहे हैं, तो दिस माइट इम्पैक्ट योर वर्किंग कैपिटल, दिस माइट इम्पैक्ट योर वर्किंग कैपिटल, इस बात को याद रखिएगा। चलिए जी, हमने कहा नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर नेट प्रॉफिट ऊपर रखते हैं आप और सेल्स नीचे रखते हैं। तो मैंने कहा नेट प्रॉफिट कितना है सर, ये तो मुझे पता है 162 है, सेल्स कितनी है ये थी 2150 थी। तो हमने कहा जब मैं ये करूँगा तो ये आ गया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इसको मैं इससे डिवाइड करा दूं तो 8%। अच्छा पहले कितना था 3 पॉइंट, नहीं मेरे नेट प्रॉफिट मार्जिन में फ़र्क आया बाबू, इस बार देखो 8% आ रहा है। चलें जी, हमने कहा इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, हम इसका सोल्यूशन बाद में देखेंगे, पहले हम अपनी कैलकुलेशन कर लेना। इन्वेंट्री डेज, अच्छा इन्वेंट्री डेज के लिए आप कहते हैं कि मेरी इन्वेंट्री COGS में कितने टाइम्स में कन्वर्ट होती है, कितने दिनों में कन्वर्ट होती है जो COGS में गया है। चलिए जी, पर अब मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए ओपनिंग नहीं है, तो इसीलिए मैं सिर्फ जो है वो यहाँ तक ही मोहतात रहूँगा। तो मैंने कहा कि सर अगर मैं यहाँ पे इन्वेंट्री का बैलेंस ले लूँ, और इन्वेंट्री का जो बैलेंस है आपके पास वो कितना दिया हुआ है सर, इन्वेंट्री का बैलेंस दिया हुआ है 440, और आपने कहा COGS कितनी है सर, ये 1900 है। अगेन लेट मी कंफर्म इट, ये भी 1900 है। और आपने कहा कि सर अगर मैं ये करूं और इसको 365 से मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे भी रख देते हैं, तो सर ये आ गया 84 डेज। अच्छा अब अगर ऊपर जाके देखूं मैं, तो मैं मेरी पिछले साल इन्वेंट्री 90 दिनों में बिक रही थी,
अब 84 डेज में बिक रही है इम्प्रूव्ड सिचुएशन, यानी मैनेजमेंट ने कुछ तो एक्शंस लिए अभी वो रीड करते हैं और फिर एक एक करके कंपेयर करेंगे कि कौन सा एक्शन ऑफ मैनेजमेंट विल लीड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ एनी रेशियो, या कि मेरा रेशियो खराब हो गया तो उस रीज़न की वजह से हुआ होगा, उस एक्शन की वजह से या उस डिसीजन की वजह से। क्लियर है? अच्छा जी, ये तो हो गई इन्वेंट्री डेज की बात। अब आ जाए सर हम बात कर लेते हैं डेटर डेज की। अच्छा, डेटर डेज के लिए मैंने कहा कि भाई आप एक काम करें, डेटर डेज के लिए आपको पता है फॉर्मूला होता है ट्रेड रिसीवेबल को डिवाइड कर दें सेल से। चलें जी, आपने कहा कि भाई ट्रेड रिसीवेबल आपके पास कितने मौजूद हैं, आपने कहा ट्रेड रिसीवेबल आपके पास 350 के मौजूद हैं, या अगर ट्रेड डेट्स, सही है जी, और आपकी सेल्स कितनी है भाई, आपने कहा 2150। तो आपने कहा सर अगर मैं इसको 365 से मल्टीप्लाई करूं तो आपने कहा 59 डेज में। अच्छा, पिछले साल कितने, अच्छा डेटा टर्नओवर टाइम्स में दिया हुआ है इसमें, ओके, तो इसने टाइम्स में दिया हुआ है तो हम इसको टाइम्स में कर लेते हैं। अच्छा, डेज में आ गया ना, डेटर डेज हो गया, ये डेटर टाइम्स अलग से निकाल लेता हूं मैं। तो हमने कहा कि भाई सेल्स ट्रेड डेट्स ये बता रहा है कि भाई मेरे पूरे साल की जितनी सेल उसमें से जितना रिसीवेबल बच गया वो कितने टाइम सेल हुई होगी तो ये बचा है, यानी पूरे साल की सेल्स रखी, मैंने बचा कुछ रिसीवेबल रख दिया तो मुझे टाइम्स में पता लग जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पर ये और ये कर लूँ तो मैंने कहा कि सर मेरे पास ऑल टुगेदर ये टाइम्स आ गए। अच्छा जी, सेल्स ये 350 और ये 6 टाइम्स, यानी 6.14 टाइम्स, पहले क्या था 7.3 टाइम्स, यानी अभी बात समझिएगा, 7.3 टाइम्स का मतलब है मेरे पास जो पैसे आ रहे थे वो ज़्यादा मर्तबा आ रहे थे, इस बार मेरे पास जो पैसे आ रहे हैं वो कम मर्तबा आ रहे हैं, क्योंकि देखो ना ये बताता है कि आपकी सेल्स पूरे साल में जितनी भी बुक हुई है, क्योंकि मैंने अगेन एंड अगेन एम्फसाइज कर रहा हूँ उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर, आपकी सेल पूरे साल में जितनी मर्तबा भी बुक हुई है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपकी सेल्स पूरे साल में, आपकी सेल्स पूरे साल में जितनी मर्तबा बुक हुई है उसमें से रिसीवेबल इतना बचा है, तो कितनी मर्तबा पैसे आ गए होंगे तो ये बचा है, तो वो टाइम्स है। तो पिछले बार के मुकाबले में ये कम हुआ है, मतलब इस बार डेज इंक्रीज हुए होंगे। तो अगर मैं लेट से इसी को डेज में कन्वर्ट करूँ, ये टाइम्स को आपको मैंने सिखाया हुआ है, तो आपने कहा कि भाई अगर मैं ये कहूँ कि अगर 365 दिन में ये इतनी मर्तबा कन्वर्ट हुए थे तो देखें 59.42 डेज आ गए। और लास्ट ईयर के अगर डेज निकाल लूँ, सिर्फ डेज निकाल लूँ लास्ट ईयर के, तो मैंने कहा लास्ट ईयर 7.3 था ना, तो मैंने 365 को यहाँ रखा, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ 7.3 रहा, आप देखिएगा डेज कितने आते हैं 50। तो लास्ट ईयर 50 दिनों में पैसे आ रहे थे, अब 59 डेज में आ रहे हैं। तो ये मैंने आपको ऐसे भी बता दिया कंपैरिजन करके, सही है जी। ये मैं इसको यहीं रखता हूँ ताकि आप इसको याद रखें। ये आ गए लास्ट ईयर डेज, ये सीन था। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एसिड टेस्ट की। एसिड टेस्ट मतलब क्विक रेशियो। अच्छा, क्विक रेशियो के लिए आप सारे करंट एसेट्स ले लेंगे, एसिड टेस्ट रेशियो। अच्छा, करंटली की बात कर रहा हूं, तो आपने कहा करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री को डिवाइड करते हैं आप करंट लायबिलिटीज से। तो मैंने कहा सर मेरे पास करंट एसेट्स कितने दिए हुए हैं यहाँ पे, आपने कहा कि भाई ये 1539 तो टोटल है ना, 1539 टोटल में से 550 हटा दिए तो सॉर्ट ऑफ करंट एसेट्स बच गए। सॉर्ट ऑफ करंट एसेट्स में से मैंने 440 हटा दिए। क्या थे ये 440? सर इन्वेंट्री थी, मैंने कहा ये हटा दिया। अब इफ़ वी टॉक अबाउट द लायबिलिटी साइड, तो हमने कहा मेरे पास जो करंट लायबिलिटीज़ आ रही हैं, सही जी, वो 150 की, 70 की और 50 की, मैंने कहा ये आ गया। अच्छा, अब अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो मैंने कहा मेरे पास 2.03 टाइम्स करंट एसेट पड़े हुए, लिक्विड एसेट्स, एसेट्स जो कि इन्वेंट्री को कटा के हैं। तो अब पिछले साल क्या था ये 0.09 टाइम्स, इस बार कितना है सर 2.03 टाइम्स। दिस हैज़ इम्प्रूव्ड, दिस हैज़ इम्प्रूव्ड। अगेन मैं इसको रीचेक कर लूँ
1539 में से 550 हटा दिया, इन्वेंट्री हटा दी, जो बच गया वो आपके लिक्विड एसेट्स हैं। उसमें से मैंने देखा करंट लायबिलिटीज 150, 70 और 50, तो हमने कहा 150, 70 और 50 है तो ये 2.03 टाइम्स हो गया। आए जी सर इसकी कमेंट्री देखते हैं, इसकी कमेंट्री देखते हैं। हमने कहा कि सर इसको ज़रा यहाँ ले आएँ। चलिए जी, लेट्स हैव अ लुक ऑन द कमेंट्री। बोल रहा है QL renewed a large contract with the customer. In the renewed contract, extended credit terms were given to the customer. क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इस पहले पॉइंट की बात करूं तो इसका इम्पैक्ट कहाँ आया होगा, प्लीज सुनिएगा। देखें दो चीजें बहुत अहम है, खुदारा बहुत अहम है, सुनिएगा। पहला पॉइंट है जो मैं कनेक्ट कर रहा हूं, QL ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट किया है कस्टमर के साथ जिसमें उसने एक एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड दिया है, मतलब डेज बढ़ा दिए। तो यार तो हम ये कह सकते हैं ना कि हमारे पास ये जो डेज इंक्रीज हुए हैं, ये लास्ट ईयर 50 डेज थे, इस बार 59.2 डेज हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर डेज को डेज से कंपेयर करूं या टाइम्स में कन्वर्ट करूं, क्योंकि मेरे पास टाइम्स क्या हुए हैं, गिर गए। टाइम्स गिर गए हैं तो मतलब रिकवरी के डेज गिर गए, टाइम्स गिर गए हैं तो मतलब रिकवरी के डेज भी गिर गए। तो रिकवरी के डेज जो हैं जाहिर सी बात है वो इंक्रीज हो गए ना। इंक्रीज कैसे होगा भाई, क्योंकि पहले मैं एक साल में ज़्यादा मरतबा पैसे लेके आ रहा था 7.3 टाइम्स, इस बार कितने लेके आ रहा हूँ 6.14 टाइम्स। तो रिकवरी के टाइम्स गिर गए, तो सॉर्ट ऑफ मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे जो नंबर ऑफ डेज है वो इनहांस हो गए होंगे ना, क्योंकि रिकवरी साल में कम मरतबा रिकवर हो रही है। यानी पहले 7 मरतबा रिकवरी होती थी, अब 6 मरतबा हो रही है, तो 1 मरतबा ज़्यादा हो गया ना, तो डेज इनहांस हो गए। तो डेज इनहांस होने का वन ऑफ द रीज़न क्या समझ आता है कि सर ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर हुए हैं इसकी वजह से, एक तो रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न सुनो, इसी का इम्पैक्ट दूसरे रेशो पे भी होगा, इसी का ए का इम्पैक्ट दूसरे रेशो पे भी होगा। सुनिएगा कैसे, ए का इम्पैक्ट दूसरे रेशो के ऊपर ऐसे होगा कि आप ये समझें एसेट टेस्ट रेशो आपने किया, एसेट टेस्ट, आपका रिसीवेबल बढ़ गया, आपका रिसीवेबल बढ़ गया। अच्छा, आपका रिसीवेबल इसलिए बढ़ गया ना क्योंकि आपने कहा कि भाई इन्वेंट्री तो बिक रही है, इन्वेंट्री तो बिक रही है, पर रिसीवेबल इनहांस हो रहे हैं, रिसीवेबल इनहांस हो रहे हैं, तो एसेट टेस्ट रेशो में रिसीवेबल भी तो आता है, तो वो भी इनहांस होगा। तो एक ये रीजन हो गया। और यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट कवर, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स, ये भी नहीं है। क्रेडिट पेमेंट पीरियड, ये तो क्रेडिट पेमेंट पीरियड है। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड और डेटर टर्नओवर, यानी सर टेक्निकली अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आप ये देखें नेट प्रॉफिट रेशियो को छोड़ें, खाली मैं आपको डेटर टर्नओवर दिखा रहा हूँ। पिछले साल 7.3 टाइम्स था, 6.1 टाइम्स। देखो क्या लिखा है एग्जामिनर ने, ड्यू टू एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड ऑफर्ड टू अ न्यू कस्टमर, लिखा हुआ है ड्यू टू एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड ऑफर्ड टू अ न्यू कस्टमर, इस वजह से ये हुआ है। तो हमने देखो उससे लिंक कर दिया, हमें समझ आनी चाहिए, पता होनी चाहिए क्यों हुआ है। आगे देखो, दूसरा रीड करते हैं, आप सोचेंगे। हमने कहा आप मेजर सप्लायर एग्रीड टू रिड्यूस द प्राइसेस बाय 10% ऑन द कंडीशन दैट ऑफ द कैश परचेजेस ओनली। अगेन सुने, वो बोला एक मेजर सप्लायर है जो मुझे 10% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब मेरी जो प्राइसेस हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वो कम हो जाएगी, तो मार्जिन्स इंक्रीज हो जाएंगे। अच्छा भाई आगे क्या कह रहा है, कंडीशन ये कि कैश परचेजेस होगी ओनली, मेजर सप्लायर की बात हो रही है। दिस रिडक्शन हेल्प QL टू अवॉइड इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट डिस्पाइट इंक्रीज इन प्राइसेस बाय कॉम्पिटिटर। यानी हमने पता है क्या किया, कॉम्पिटिटर प्राइसेस इन्हांस किए जा रहे थे महंगाई की वजह से, महंगा बेच रहे थे। मैंने अपने सप्लायर को कहा, मैंने कहा मैं तेरे को कैश पेमेंट करूंगा, मैं तुझे कैश पेमेंट करूंगा, तो कैश पेमेंट करने की वजह से तू मुझे डिस्काउंट दे। अच्छा, अगर मुझे डिस्काउंट मिला तो क्या ओवरऑल मेरा GP रेशियो इंक्रीज होगा? अभी देख लेते हैं। आप GP रेशियो देखें, लास्ट टाइम कितना था 9.5%, अब कितना है 12%। अच्छा 12 पॉइंट समथिंग होगा, 11.6%। तो मुझे आप एक बात बताएं, अगर मैं पहला रीजन इसका रीड करूं, रिडक्शन इन कॉस्ट ड्यू टू डिस्काउंट बाय द मेजर सप्लायर, ऐसा है। और एक और चीज़ देखें, अगर आप कैश पेमेंट्स कर रहे हैं, तो कैश पेमेंट करने की वजह से क्या आप ये मानते हैं आपके पेबल्स तो गए, क्योंकि जो आप उधार पे पहले खरीदते थे अब आप वो कैश पे खरीदेंगे, तो बाकी सप्लायर्स तो होंगे, ये मेजर सप्लायर की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका पेबल कम हुआ, जिसकी वजह से आपके डेज कम हो गए।
यानी ओवरऑल रेशियो पे इम्पैक्ट क्या है, आपके नंबर ऑफ डेज क्या हो गए, कम हो गए। तो ये भी एक फैक्टर होगा कि अगर आपके पेबल डेज कम हो रहे हैं तो इस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे पेबल डेज कितने आ रहे थे, क्रेडिट पेमेंट पीरियड 55.1 डेज, हमने कितना निकाला था क्रेडिटर डेज, हमने कितना निकाला था भाई, ये रहा 28.82 डेज, यानी कम हो गए ना। किस वजह से हुए, उसी सप्लायर की वजह से हुए हैं। आए देखते हैं, ये देखिएगा नेट प्रॉफिट मार्जिन को पहले बाद में देखते हैं, इधर आ जाओ। क्रेडिट पेमेंट, कैश परचेज फ्रॉम अ मेजर सप्लायर टू अवेल डिस्काउंट, यही रीजन आ रहा है। तो देखो यार आपने ये पहचानना है कि कौन सा फैक्टर जो डिसीजन मैनेजमेंट ने लिए हैं उससे क्या इंपैक्ट। देखो दो तरीके के सवाल आ सकते हैं, मैनेजमेंट के डिसीजन बता देगा, बोलेगा बताओ किस डिसीजन की वजह से ये हालात वाकयात हुए हैं, या तो आपको वो बोलेगा कि भाई ये रेशियोज निकालें और ये चेंज हुए, बताओ क्यों हुआ होगा। तो वो क्यों हुआ होगा एक तो मेहरबानी करके उसने लिख के दे दिए। बात समझ आ रही है? अगेन मेरे बच्चों, अगेन 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 सोचने और समझने की बात है, क्रिटिकल थिंकिंग की बात है। मैं क्या सिखा रहा हूं आपको कि भाई इस सवाल के अंदर उसने मैनेजमेंट के डिसीजंस बता दिए और बोला बताओ किस डिसीजन की वजह से कौन से रेशियो पे फर्क आया होगा। तो हम खाली मैप कर रहे हैं दिमाग चला के। उस दिन से खौफ खाओगे एग्जामिनर बोले कि भाई दोनों सालों के रेशियो निकालो, बताओ क्यों चेंज आया हो, तो फिर तुम्हें अजम्पशंस लेनी पड़ेगी, डिस्काउंट मिल गया होगा, जो मैंने आपको लेक्चर्स में भी बताई हैं बातें। खैर आगे लेके चलते हैं। हमने कहा कि सर इसके बाद वो कह रहा है कि इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल डिमांड्स वर मेट बाय मेकिंग अ शेयर इशू। वो कह रहा है कि भाई जब हमें पैसे चाहिए थे अपने सप्लायर को पैसे देने के लिए, जो भी करने के लिए, यानी जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैश पे परचेज कर रहा हूँ सप्लायर से, तो ये मेरा वर्किंग बिजनेस कैपिटल है ना, बिजनेस के लिए मुझे पैसा चाहिए। तो बिजनेस के पैसे को फाइनेंस करने के लिए मैंने क्या किया, शेयर इशू किए हैं। सही है जी। A part of the proceeds from the issue were also used to repay the significant portion of the long term loan। अच्छा आप देखें इसमें लॉन्ग टर्म लोन रीपे हो गया है, लॉन्ग टर्म लोन रीपे हो गया है तो मतलब उसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट भी कम हो गया, तो उसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट कम हो गया तो मेरा इंटरेस्ट कवर भी कम होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट्स तो अपनी जगह है, इंटरेस्ट का कंपोनेंट कम हुआ तो मेरा इंटरेस्ट कवर रेशियो ज़्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इंटरेस्ट की अमाउंट कम हो गई ना, अपनी कमाई है, अब कमाई में से इंटरेस्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ये जो इंटरेस्ट कवर का टाइम्स है वो कम होगा, और जितना ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो कम होगा उतना ये टाइम ज़्यादा होगा, क्योंकि आपकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी ना पे करने, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही छोटा हो गया लोन की रीपेमेंट की वजह से। तो क्या मैं कह सकता हूँ इंटरेस्ट कवर में रिडक्शन इन फाइनेंस कॉस्ट ड्यू टू रीपेमेंट ऑफ लोन, इंक्रीज इन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, आपका ओवरऑल प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है जिस वजह से ये फर्क आया है। अच्छा भाई अगर मैं आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन बताऊं तो नेट प्रॉफिट तो सबसे आखिरी की चौरंगी है ना, वो तो सारे इंपैक्ट्स की वजह से आया होगा। देख लेते हैं कौन कौन से इंपैक्ट की वजह से। पहले तो जीपी रेशियो ऊपर इंक्रीज हुआ ड्यू टू डिस्काउंट गिवन बाय द सप्लायर, तो ऊपर प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो नीचे भी हुआ होगा, ऑटोमेटिकली उसका इंपैक्ट होगा मार्जिन पे। आगे इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम अचीव बाय नॉट इंक्रीजिंग प्राइसेस। लॉजिकली सोचो कि जब हम मार्केट में बैठे हुए तो सारे लोग अपनी प्राइसेस को ऊपर लेके जा रहे हैं, हमने अपनी प्राइस रखी हुई है उतनी, हमने बोला देखो भाई हम तो उतनी है, क्योंकि हमने अपने सप्लायर को घेर लिया, तो उस वजह से हमारी तरफ फ्लो लोगों का ज़्यादा हुआ होगा। जब फ्लो ज़्यादा हुआ होगा तो हमने कमाई ज़्यादा की होगी। दूसरी प्रॉफिट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ वेयर हाउस। अच्छा हमने ये रीड नहीं किया, ये देख लीजिएगा। QL disposed one of its main warehouse in the last month of the year at a gain of ₹25 million. The sale proceeds are temporarily invested in a short term investment। देखो कहने का मकसद ये है कि वो कह रहा है ये तो वन ऑफ गेन है ना, अब पिछले साल का तुम नेट प्रॉफिट रेशियो निकालोगे सेल्स के कंपैरिजन में और इस साल का निकालोगे तो इस साल एक वन ऑफ गेन आ रहा है। वन ऑफ गेन जो हर साल नहीं होता, हर साल थोड़ी ना वेयर हाउस बेचते फिरोगे तो काम क्या करोगे। तो वो ये कह रहा है इसकी वजह से भी आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ, रिड्यूस इंटरेस्ट की वजह से ड्यू टू रीपेमेंट ऑफ लोन। यानी हम एक सिंपल सादा खुशबू बात करें, नेट प्रॉफिट मार्जिन पे इंपैक्ट हर उस चीज का आएगा जो ऊपर है, नेट प्रॉफिट से ऊपर है। इंटरेस्ट का कम हो जाना, एडिशनल गेन आ जाना, जीपी का बढ़ जाना, ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेट प्रॉफिट के मार्जिन के इंक्रीज के ऊपर। बात क्लियर है? अच्छा भाई, और रिटर्न ऑन एसेट्स, इंक्रीज इन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, डिस्पोजल ऑफ अ मेन वेयर हाउस, आपने डिनोमिनेटर से हटा दिया, गेन आ गया एडिशनल। तो सर अगर मैं आखिरी एसिड टेस्ट की बात करूं तो मैंने क्या बताया था, एसिड टेस्ट आपका इंक्रीज हुआ है, एसिड टेस्ट आपका इंक्रीज हुआ है। तो एसिड टेस्ट आपका क्यों इंक्रीज हुआ है, क्योंकि आपके पास वेयर हाउस बेचने से पैसे आए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ गई, तो एक नॉन करंट एसिड करंट एसेट्स में आ गया। खुद सोचो भाई, आपने वेयर हाउस बेचा, वेयर हाउस नॉन करंट में होता है ना, अब जब वो बेच दिया तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई उसी पैसे से,
तो वो करंट एसेट्स में आ गया ना, तो करंट एसेट्स बढ़ गए तो आपका जो लिक्विड टेस्ट रेशियो है वो भी बढ़ गया। और आखिर डिक्रीज इन पेएबल, क्योंकि आपके पेएबल आप कंसिडर ही नहीं कर रहे, पहले पिछले साल पेएबल होगा, इस साल नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने कैश परचेजेस शुरू किए हैं। बात क्लियर है? तो सर ये था आपका ओवरऑल रीजनिंग के साथ एक कंपैरिजन। ये सवाल आसान होते हैं अगर कंपैरेटिवली तुम्हें नॉलेज या लॉजिक है। बात क्लियर है? अगली क्लासों में अगली और प्रैक्टिस कराता हूँ जी। जज़ाकल्लाह।